नमस्ते। आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ इतिहास में अपना अलग महत्व रखता है। आज टॉपिक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी और उसके समय राजपूताना रियासत जो कि हमारी रियासत है, उसके समय कौन कौन से साके हुए थे और वहाँ पर किन किन शासकों के द्वारा केसरिया का आयोजन किया गया, किन के द्वारा जौहर का आयोजन किया गया। इन सभी बातों का अध्ययन हम अपने छोटे से वीडियो में करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक साके होते हैं। ये नहीं है कि एक अलाउद्दीन खिलजी के समय ही होते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आए, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी हमारे यहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है, राजपूताने में आता है, तो जिस भी रियासत में जाएगा वहाँ की रियासत को साका करने पर मजबूरी हो जाना पड़ता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। दिल्ली का शासक है ये। कौन है ये? यह दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अब यह जो है हमारे राजस्थान पर आक्रमण कर रहा है। उद्देश्य क्या हो सकता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य सामरिक भी हो सकता है और कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना कहाँ चाहता है? अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता है। देखिए, हम थोड़ा सा मैप में इस कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वजह जिस वजह से राजस्थान में उसके आक्रमण हो रहे हैं। कहाँ से ये कहानी चालू होती है और कहाँ जाकर के ख़त्म होती है, हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी शासक कहाँ का? दिल्ली का। कहाँ का शासक है ये? दिल्ली का। अब यह आक्रमण करना चाहता है, दिल्ली का एक शासक है, आक्रमण करना चाहता है गुजरात पर। दिल्ली का एक शासक है, आक्रमण करना चाहता है गुजरात पर। कंडीशन ये होती है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति उल्लुग खां तथा नुसरत खां, उल्लुग खां तथा नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेज रहा है। अब गुजरात में वो आक्रमण क्यों कर रहा है? धन की प्राप्ति हेतु। किसकी प्राप्ति हेतु? धन की प्राप्ति हेतु। गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है, इतिहास में बहुत फेमस है। सर्वाधिक आक्रमण इस सोमनाथ मंदिर पर हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी सोमनाथ मंदिर पर एक आक्रमण हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के सेनानायक कौन है? उल्लुग खां तथा नुसरत खां, इनके नेतृत्व में ये आक्रमण करने के लिए जब भेज रहा है 1298 में। कब भेज रहा है? 1298 में। जब इसकी सेना यहाँ पर दिल्ली से, अगर हम बात करें, जब इसकी सेना दिल्ली से गुजरात की तरफ, हम ये रही दिल्ली, ये रहा गुजरात। अब दिल्ली से ये गुजरात जाना चाहती है, राजपूताना बीच में है, पहली बात। ठीक है, सामरिक दृष्टि से राजपूताना इम्पोर्टेंट हो गया। अब राजपूताना दिल्ली से वो जा रहा है, उसकी सेना जा रही है। इस तरीके से अगर हम उसकी सेना को भेजें गुजरात, ठीक है। अब गुजरात सेना जा रही है, रास्ते में कहा जाता है कि उल्लुग खां तथा नुसरत खां, इनके सामने एक प्रस्ताव आता है। उस समय की हम एक मंगोल जाति की बात करेंगे जो कि एक लड़ाकू जाति है। मंगोल किस नाम से प्रसिद्ध है? लड़ाकू, डाकुओं के नाम से प्रसिद्ध है ये मंगोल। ये मंगोल जो जाति है, इसके 3 व्यक्तियों की बात करें, मोहम्मद शाह, कामरू और बारक। यह उल्लुग खां और नुसरत खां के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। मैं बता दूं, मंगोल जाति है वो डाकू जाति है, लूटपाट का कार्य करती है। यह प्रस्ताव रखते हैं ये उल्लुग खां तथा नुसरत खां के सामने कि तुम्हारा भी उद्देश्य यही है कि तुम भी लूटने के लिए जा रहे हो, और हमें, अगर तुम हमें हमारी सेना में, अपनी सेना में शामिल कर लेते हो तो तुम्हारे लूटने का काम आसान हो जाएगा। अब कहा जाता है प्रस्ताव ठीक लगा, इसलिए इन लोगों ने इन मंगोलों को अपने साथ मिला लिया। अब कहानी स्टार्ट ये होती है कि दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए जा रहा है गुजरात। इस बीच हो क्या रहा है? एक मंगोल जाति के कुछ व्यक्ति हैं जो उनके साथ में शामिल हो जाते हैं। यह बोल करके, क्या बोल करके, कि अपन दोनों साथ मिल करके लूटेंगे तो आसानी से लूटा जाएगा, और लूट का माल होता है वो हम आधा आधा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, उल्लुग खां तथा नुसरत खां उनको अपने साथ ले लेते हैं। अब यहाँ प्रसंग से साधारण से स्टार्ट हुआ है। कहा जाता है जब वो दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहे हैं, उस समय रास्ते में एक छोटी सी रियासत है हमारी, जालोर। कौन सी रियासत है? जालोर। अब कहा जाता है कि उन्हें लगता है कि जालोर के अगर अंदर से प्रवेश करके निकलते हैं अगर हमारी सेना तो जल्दी पहुंच जाएगी। परंतु जालोर के शासक तथा उसके मंत्री कानरदे चौहान तथा जेता देवड़ा, इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मार्ग देने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो जाना कहाँ चाहती है? गुजरात। उन्होंने सोचा जाते जाते क्यों पंगा लें, हमारा उद्देश्य जब सोमनाथ मंदिर को लूटना है तो अपन ऐसे करते हैं, अगर ये अंदर से नहीं जाने दें कोई बात नहीं, अपन ऐसे करते हैं, बाहर से चले जाते हैं। चले गए। परंतु ये सूचना वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को बोल देते हैं कि ये बात हुई है, जालोर का शासक है वो हमें
जाने से मना कर रहा है, फिर हम पास में से निकल गए हैं। ये पास उसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में ये सूचना है। ठीक है, अब कहते हैं कि गुजरात में उन्होंने गुजरात को लूट लिया। अच्छे से लूट करके जब वो वापस लौट रहे हैं, ध्यान से देखिए, वो वापस लौट रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं अब वापस लौट करके? वो वापस लौट करके जा रहे हैं दिल्ली। अब इस समय उनके दिमाग में आई कि जाते समय तो क्या है कि अपन ऐसे करते हैं कि जालोर के अंदर होकर के गुजरते हैं, देखते हैं वो क्या कर लेगा, जालोर का शासक अपना क्या कर लेगा। सोच समझ करके, जानबूझ करके जालोर की सीमा के अंदर प्रवेश करके जा रहे हैं दिल्ली। ठीक है, इसी बीच एक बात होती है कि जो हमने मंगोल की बात की थी, मोहम्मद शाह, कामरू और बारक, ये बहुत ही लूट करने वाली जाति थी। इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ही लूट लिया। तात्पर्य ये था कि जब अभियान प्रारंभ हो रहा है, जब अभियान शुरू हो रहा है, तब कहा जा रहा है कि हम लूट का माल कितना कितना करेंगे, आधा आधा करेंगे। परंतु जब लूट लिया, सारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो कहा जाता है कि लूट का धन लेकर के भाग गए। ठीक है, कौन भाग गए? वही मंगोल भाग गए। अब यह जो मंगोल है भाग करके जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं हम्मीर देव चौहान की शरण में। किसकी शरण में जा रहे हैं? हम्मीर देव चौहान की शरण में जा रहे हैं। अब हम्मीर देव चौहान है रणथंभौर का शासक। ध्यान से सुनिएगा, दो प्रसंग सुनाए हैं। जालोर का शासक कानरदेव चौहान जाते टाइम मार्ग नहीं दे रहा है, तो जानबूझ करके आते टाइम सेना उनके सीमा में प्रवेश करके निकल रही है कि देखें वो क्या करता है। एक प्रसंग मैंने सुनाया है मंगोल, जो कि बात ये हुई थी कि आधा आधा हिस्सा लूट का रखेंगे, वो पूरा हिस्सा लेकर के भाग करके हम्मीर देव चौहान के पास में शरण ले लेते हैं। अब जाते टाइम जब जालोर में से सेना निकल रही है, तो जालोर का मंत्री है जेता देवड़ा। कौन है? जेता देवड़ा। इसके द्वारा इस सेना पर आक्रमण किया जाता है। क्या किया जाता है? आक्रमण। आक्रमण का कारण एक ही है कि उनके द्वारा उनकी बिना अनुमति के अलाउद्दीन खिलजी की सेना उनकी सीमा में क्यों घुसी। अब कहा जाता है इनके पास सोमनाथ मंदिर के कुछ शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, वो इसलिए लेके जाते हैं कि जब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर मस्जिद में लगाएंगे। ठीक है, और कानरदेव चौहान की सेना के द्वारा जेता देवड़ा के मंत्री काल में जो सेना लेकर के आई गई है, उसके द्वारा वो शिवलिंग छीन लिया जाता है। अब न तो शिवलिंग बचा, ठीक है, शिवलिंग बचा क्या उनके पास में? नहीं, उनके पास न तो शिवलिंग बचा और न ही उनके पास में लूट का कोई माल बचा। दोनों चीज़ें उनके हाथ से चली गई। तो इतना बड़ा अभियान दिल्ली के राजा ने किया, परंतु मिला क्या? कुछ नहीं। यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। अब देखो, दो रियासतें हमने देख ली है, किसी न किसी बहाने उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पंगा मोल ले लिया। अभी क्या मोल ले लिया है? पंगा। अब पंगे का देखो खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। अब पहला खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ता है, अलाउद्दीन खिलजी, रिपीट करते हुए चलेंगे, कहाँ का शासक? दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है। अब कहा चाहता क्या है वो यह चाहता है कि रणथंभौर का शासक हम्मीर देव चौहान, रणथंभौर का शासक हम्मीर देव चौहान, उसके जो मंगोल हैं, जो उसके अब दुश्मन बन चुके हैं, कभी उसके सहायक थे गुजरात अभियान में, अब जो उसके दुश्मन बन चुके हैं, जिनको शरण देने का कार्य ये कर चुका है, वह इन शरणार्थियों को उन्हें लौटा दे। अलाउद्दीन खिलजी अपना एक मैसेज भेजता है हम्मीर देव चौहान को कि आपकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, न मैं आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ, परंतु मेरे जो अपराधी हैं उनको आपने शरण देने का एक पाप किया है, आप उन अपराधियों को मुझे लौटा दीजिए, अपने शरणार्थियों को मुझे लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे आक्रमण करना पड़ेगा। कहा जाता है हम्मीर देव चौहान को इस समय बहुत समझाया गया, उसके सामंतों ने, उसके शुभचिंतकों ने उसे बहुत समझाया, पर यह हम्मीर जो है इतिहास में हठी हम्मीर के नाम से जाने जाते हैं। हठ करने में, अगर इन्होंने किसी बात का हठ कर लिया तो वो उस चीज़ को छोड़ते नहीं थे। अब इन्होंने कह दिया कि मेरी शरण में कोई व्यक्ति आया है, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, परंतु उसको उसके दुश्मन को सुपुर्द नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये पहली दुश्मनी हो गई। अब इस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है इस पर आक्रमण करेगा। एक प्रसंग आता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं,
इनके द्वारा भी एक बार रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। हम अगर बात करें कि रणथंभौर पर आक्रमण कर रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर पर इसका आक्रमण है, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण कर रहा है। ये रणथंभौर पर आक्रमण करने का क्या एक ही कारण है कि इसने मंगोलों को शरण दी है? नहीं, यह एक कारण नहीं है। रणथंभौर का जो दुर्ग है, अजय दुर्ग है, इसको जीता नहीं गया है अब तक। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने भी एक प्रयास किया था 1292 में। कब किया था? 1292 में। परंतु कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान की तैयारियों से ये घबरा गया और घबरा करके ये लौट गया, और लौटते हुए अपनी बातों पर रखने के लिए इसने एक तथ्य कहा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को भी अपनी मुस्लिम की दाढ़ी के एक बाल के समान नहीं समझता, मतलब तुच्छ समझता हूँ इस दुर्ग को, इसलिए मैं आक्रमण नहीं करूँगा, क्यों मेरी सेना को यहाँ मुश्किल में डालूँ। ऐसे करके वो चला जाता उसकी तैयारियों से घबरा करके। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक तो रणथंभौर का अजय होना, वो चुपता रहता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, उसकी वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक है, तो उसकी जो महत्वाकांक्षा के बीच में रणथंभौर बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने, तो यहाँ पर आक्रमण करना तो आवश्यक था। अब उसको एक बहाना भी मिल गया है। बहाना क्या है? मंगोल, कि मंगोलों को हमीरदेव चौहान शरण दे करके बैठा है। अब कहा जाता है इन तीनों मंगोलों में मोहम्मद शाह, बारक और कामरू, इन तीनों की अगर बात करें, इनमें से मोहम्मद शाह है, वह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना देवी से प्रेम प्रसंग रखता है। अलाउद्दीन खिलजी को उस बात का भी बदला लेना है। इन सभी तथ्यों को मिला करके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक अभियान भेजा जाता है। इस अभियान के समय दिल्ली से एक सेना आ रही है, इस अभियान के समय दिल्ली से एक सेना आ रही है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उल्लुग खां तथा नुसरत खां कर रहे हैं, वही जो गुजरात अभियान में गए थे। कब की बात है ये 1299 की बात है। उल्लुग खां तथा नुसरत खां। अब कहा जाता है रणथंभौर पर आपको अगर प्रवेश करना है तो पहले जाइन दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। जाइन दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। तो जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया इन्होंने 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं उल्लुग खां तथा नुसरत खां। अब कहा जाता है इस आक्रमण के समय उल्लुग खां तो भाग गया, मतलब जीवित बच गया, कैसे ही प्राण बचा करके, परंतु इस अभियान में नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, नुसरत खां मारा गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि नुसरत खां जैसा सेनापति छोटा सा जाइन अभियान में असफल क्या मारा गया है, तो मतलब उस रियासत में कुछ दम है। तो कहा जाता है वो स्वयं सेना लेकर के उपस्थित हो जाएगा। स्वयं सेना लेकर के उपस्थित हो गया, रणथंभौर आ गया। अब रणथंभौर का उसने क्या किया? घेरा डाल दिया। ठीक है, 1300 के लगभग वो आता है और घेरा डाल करके इस दुर्ग का बैठ जाता है। कहा जाता है वही साल भर तक बैठा रहा, परंतु हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। उसको कहीं से भी कोई आसार नहीं लगा कि दुर्ग के द्वार खुलेंगे, और मैं कहीं जीत की कोई आशा लगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि उसने 2 व्यक्तियों को ढूंढा। तो यही है कि जब कहीं अभी युद्ध होता है तो साम दाम दंड भेद कहीं ना कहीं, तो उसने क्या किया? रणमल व रतिपाल को यहाँ का शासक बनाने की बात कही। उन्हें कहा अगर आप हमीरदेव के बारे में हमें कोई जानकारी देते हैं या फिर हमारे इस अभियान को सफल बनाने में कोई प्रयास करते हैं तो यहाँ का शासक हम आपको बना देंगे। अब कहा जाता है रणमल व रतिपाल उसकी बातों में आ गए और उनके द्वारा गो रक्त तथा हड्डियों का चूरा खाद्य पदार्थ में डाल करके वहाँ के जो अन्न पानी होता है दुर्ग के अंदर, उसको असफल कर दिया गया। और असफल होने से उसको दुर्ग का द्वार जो है वो खोलना पड़ा। और दुर्ग का द्वार खुलते ही, अब जब दुर्ग का द्वार खोला जा रहा है तो एक बात तय है कि इस स्थान पर साका होगा, इस स्थान पर केसरिया का आयोजन किया जाएगा। अब कहा जाता है कि 1301 में, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस तिथि को आप अच्छे से याद रखिएगा, राजस्थान का पहला साका है ये, राजस्थान का पहला साका पहली बार किसके समय हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किस रियासत में हो रहा है? रणथंभौर में। रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। एक पॉइंट एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर साका हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि 1303 में
1303 में क्या होता है, शासक हर जगह वही सेम, दिल्ली का शासक कौन, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब आक्रमण कर रहा है। पहला काम हो चुका है 1301 में, पहला शाखा हो चुका है। 1303 की अगर बात करें, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हो रहा है। वहाँ का शासक कौन है, रावल रतन सिंह है। 1303 और चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट शाखा है ये। जैसे अगर राजस्थान का फर्स्ट शाखा बात करें तो रणथंभौर था, तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा यही हो रहा है 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में जो जानकारी है कि गोरा व बादल कैसे वीरतापूर्वक लड़े, क्या कारण है कि वो आक्रमण कर रहा है, यहाँ की रानी पद्मिनी की सुंदरता ही एक कारण है या कोई अन्य कारण हो सकता है, इन सब पर चर्चा हमने जो मेवाड़ का इतिहास का पहला वीडियो जो मैंने बनाया है, आप उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। उसमें आपको रावल रतन सिंह में ये सारी चर्चाएं एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं सीधा चलूँगी कि जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ 1303 में, तो यहाँ पर शाका हो गया, मतलब केसरिया और जौहर दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब अगली बात करते हैं। दो बातें हम पढ़ चुके हैं, 1301 और 1303। अब बारी आती है सिवाना की। सिवाना का क्या दोष था। तीसरी घटना जो आती है, देखो मैंने पॉइंट भी लगाया है आपको याद करवाने के लिए। देखो 1 नंबर पर आए तो रणथंभौर, 2 नंबर पर आए तो चित्तौड़, 3 नंबर पर मैंने लिखा है सिवाना। अब सिवाना के शासक का क्या दोष है, न तो उसने उसकी कोई पत्नी सुंदर है, न उसने किसी शरणार्थी को शरण दी है, न उसने रास्ते में जाती हुई सेना को लूटा है, न ही रास्ता देने के लिए मना किया है। तो सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का क्या कारण हो सकता है। तो सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कारण है कि अगर आपको जालोर दुर्ग में प्रवेश करना है, जालोर दुर्ग में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको सिवाना को पार करना ही पड़ेगा, और कोई दुर्ग में जाने का मार्ग नहीं है। अब कहा जाता है इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, सिवाना अभियान पहले किया गया। सिवाना का शासक है इस समय सातल दे चौहान। सातल दे चौहान 1308 में ये साका होता है, सातल दे चौहान द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात क्या आती है, सिवाना अभियान किसके नेतृत्व में आया था। तो देखो स्टूडेंट, जब हमें ये देखना होता है, हर किसी अभियान का सेनापति अलग अलग है। ठीक है, अब देखो हम ये बात करें अगर कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका गुजरात अभियान अगर करें, तो गुजरात अभियान के समय उसके सेनापति हैं उलुग खां, नुसरत खां। जब उसके जाहिन अभियान की बात करें, जाहिन दुर्ग पर जो अधिकार कर रहा है उसकी बात अगर करें, तो उसका सेनापति है उलुग खां और नुसरत खां। जब उसके रणथंभौर की अगर बात करें तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसके चित्तौड़ आक्रमण की अगर बात करें तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी था। क्लियर है। अब बात करते हैं सिवाना की। तो सिवाना की अगर बात करें तो सिवाना में उसका जो सेनापति है वो है कमालुद्दीन गुर्ग। कौन है स्टूडेंट्स, कमालुद्दीन गुर्ग। दिल्ली से एक सेना आ रही है, कमालुद्दीन गुर्ग नाम का एक व्यक्ति है जो इस सेना का सेनापति है। सिवाना अभियान हो गया। फिर आता है जालोर अभियान। देखो इतिहास में जालोर अभियान भी बहुत महत्व रखता है। जालोर अभियान के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट हैं। अब बात करें जालोर अभियान की, क्यों कर रहा है, तो पहला कारण सीधा सीधा हमने ये समझाया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब गुजरात अभियान किया गया, दिल्ली से जब गुजरात की तरफ सेना बढ़ रही है, उस समय जालोर के द्वारा मार्ग दिया नहीं जा रहा है, मार्ग देने के लिए मना किया जा रहा है, पहला कारण। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, तो जब ये सेना पुनः लौट करके जालोर में प्रवेश करके जब ये निकल रही है, तो यहाँ का जो सेनापति है, यहाँ का जो मंत्री है, नाम क्या है, जेता देवड़ा। जेता देवड़ा द्वारा लौटती सेना पर आक्रमण किया जा रहा है। 3 कारण हो गए हैं। पहले रास्ता देने के लिए मना करना, दूसरा लौटती हुई सेना पर जेता देवड़ा द्वारा आक्रमण करना, तीसरा लूट के माल में जो एक बची कुची सामग्री बची थी, शिवलिंग, उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, मतलब लूट लिया इनसे। 3 कारण हो गए। अब चौथा कारण कहा जाता है कि एक अजमेर का व्यक्ति है मुल्तानी। अजमेर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्थित है लगभग। अजमेर का व्यक्ति है मुल्तानी।
अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का राजा है, उसने इस मुल्तानी से कहा कि तू जा कानड़ दे चौहान को एक बात बोल दे मेरी तरफ से। कि क्या बोलूँ? कि ये बोलना कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, आकर के दरबार में उपस्थित हो जाए, नहीं तो मैं आक्रमण करूँगा। अब कहा जाता है इस बात के लिए वह अपने पुत्र को भेजता है बीरमदेव को। अब बीरमदेव जो है, ये लो बीरमदेव को हमने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दिल्ली। बीरमदेव दिल्ली चला गया। अब कहा जाता है उस समय दिल्ली में कोई उत्सव का आयोजन हो रहा है, और उत्सव में क्या होता है कि एक हाथी होता है, एक हाथी होता है, और उस हाथी के द्वारा मदिरा पान कर लिया जाता है, और वो हाथी पागल हो चुका है। अब पागल हुआ हाथी जितने भी पांडाल लगे हैं उन्हें तोड़ रहा है, लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, मतलब भयंकर क्रोध में इधर उधर भाग रहा है। कहा जाता है बीरमदेव ने उसे कंट्रोल किया था। और यह दृश्य खड़ी खड़ी वहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा, उसने देखा, और उसको उसकी वीरता पर बहुत गर्व हुआ, और उसने कहा कि मैं ऐसे वीर के साथ में विवाह करने का प्रस्ताव रखूँगी। और उसका वो प्रस्ताव लेकर के आती है बीरमदेव के पास में कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पर बीरमदेव इस विवाह से इनकार कर देता है, और इनकार करने के साथ साथ वो लौट करके पुनः क्या करता है, आ जाता है जालोर। आ गया जालोर, विवाह के लिए हाँ नहीं करके आया। कहा जाता है फिरोजा पीछे पीछे आ गई यहाँ पर कि मुझे तो आपसे ही विवाह करना है। अब जब वो द्वार पे आई हुई खड़ी है, कानड़ देव चौहान को इस बात का ज्ञान होता है, वो ऐसा करता है कि भी राजकुमारी है, इतनी दूर से आई है। कहा जाता है कानड़ देव चौहान ने उसका भव्य स्वागत किया था, परंतु बीरमदेव से बात की, विवाह का प्रसंग उसके सामने प्रस्ताव रखा गया, परंतु उसने इनकार कर दिया। तो बीरमदेव के इनकार करने के उपरांत कहा जाता है फिरोजा को कानड़ देव चौहान जाने के लिए कहता है कि आप जाइए, बीरमदेव आपसे विवाह करेगा नहीं। अब यह उस अलाउद्दीन खिलजी के लिए अपमान की बात है कि पहली बात उसकी पुत्री को कोई विवाह के लिए मना कर रहा है, दूसरी बात उसकी पुत्री स्वयं अगर उपस्थित हो रही है तब भी उसे वापस लौटा दिया जाता है। तो कहा जाता है कि ये गुल विहस्त बेगम धाई माँ है ये फिरोजा की। इतिहास में ये जहाँ धाई माँ आती है ना, जैसे पन्ना धाई, गोरा धाई, नेजू धाई, अब आ गई गुल विहस्त बेगम, ये भी उसकी धाई माँ है। इन धाई माँ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें से प्रश्न उठाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा के अपमान का बदला लेने के लिए किस धाई को आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो गुल विहस्त बेगम को भेजा था। अब कहा जाता है गुल विहस्त बेगम आई और बीरमदेव का सिर काट के लेके चली गई, और ले जा करके फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पता चलता है फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग था, जो उसके साथ में विवाह का जो प्रस्ताव था, वो सच्चा था। और उसने जब उसकी गर्दन कटी हुई देखी तो कहा जाता है कि वो जाकर के नदी में डूब करके उस गर्दन के साथ में मर गई। यह चौथा अपमान हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है जालोर पर आक्रमण करने के। इसलिए 1311 में दिल्ली का जो राजा है, नाम है अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है जालोर पर। जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव चौहान। और यहाँ पर भी साका होता है। अब किसी भी स्थान पर साका आसानी से नहीं हुआ। अब इसके लिए हम देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों द्वारा भेद खोले गए, कोई ना कोई रास्ता बताया गया, किसी न किसी तरीके से गुप्त मार्ग बताया, चाहे गोरख डाला, चाहे कोई भी रास्ता अपनाया गया हो। तो यहाँ हम बात करेंगे। इनको मैंने आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से लिख रखा है। देखिए, अब फटाफट फैक्ट्स हैं, स्टोरी में सुना चुकी हूँ, क्यों आक्रमण कर रहा है, सभी रियासतों के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आप इनका क्रम याद कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 1301 रणथंबोर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा सिवाना और चौथा जालोर। क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही है। उस समय रास्ते में मार्ग दे नहीं रहा है जालोर, इसलिए जालोर पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इधर की तरफ मैंने लिखे हैं विश्वासघाती, किसने विश्वासघात किया था, और इधर की तरफ मैंने लिखे हैं सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के। तो विश्वासघाती रणथंबोर में आते हैं। देखो, र से रणथंबोर, र से रणबल व रतिपाल। इसके द्वारा क्या किया गया था भाई? इसके द्वारा ये किया गया कि गो रक्त तथा हड्डियों का चूरा खाद्य पदार्थ में शामिल कर दिया गया, और रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान को दुर्ग के गेट खोलने ही पड़े। हो गया रणथंबोर का। कौन है? रणबल व रतिपाल। नेक्स्ट अगर बात करें चित्तौड़ में हमने बात कर ली। यहाँ मैं थोड़ा ग्रुप में पढ़ा रही हूँ इसलिए बता देती हूँ। बाकी मेवाड़ का इतिहास पार्ट 1 आप देखिए,
उसमें आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। राघव चेतन, तांत्रिक कहे चाहे ब्राह्मण, यही व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है और कहता है कि दिल्ली के सुल्तान की रानी होनी चाहिए, चित्तौड़गढ़ की नहीं। तीसरे की बात करें सिवाना, सिवाना के अंदर आता है भावले पंवार। कहा जाता है एक भांडेलाव तालाब था, उसमें इसने क्या किया, एकमात्र सिवाना देखो छोटा सा है, सिवाना में एक ही तालाब था जहाँ पेयजल मिल सकता था, वो था भांडेलाव तालाब का पानी पीते थे सभी, ठीक है। और इसमें उसने क्या किया, दूषित कर दिया। चौथा आता है बिक्का दैया। बिक्का दैया की बात करें तो बिक्का दैया बिक गया, बावले पंवार ने भाव ले लिया। तो बिक्का दैया जब बिक जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, तो वो आकर के रात को अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है और उसे कहता है कि ऐसे ऐसी बात है और मैंने गुप्त मार्ग बता दिया है। क्या बता दिया है, गुप्त मार्ग। अब देखो सभी जगह अलग अलग घटना घटी है, गुप्त मार्ग बता दिया है। ये बात सुनकर के बिक्का दैया की पत्नी पहले तो बिक्का दैया को मारेगी और फिर जाकर के अल्लाह उसको कानर दे चौहान को सारी सूचना दे देगी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा पति है, उसने गुप्त मार्ग बता दिया, अगर आपको बचना है, भागना है तो आप भाग जाइए। परंतु राजपूत है, भागने का तो सवाल ही नहीं। अब बात करते हैं रणथंभौर अभियान में सेनापतियों के। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है रणथंभौर अभियान में स्वयं अलाउद्दीन है, चित्तौड़ अभियान में स्वयं अलाउद्दीन है, सिवाना तथा जालोर दोनों अभियानों में है कमालुद्दीन गुर्ग। याद रखिएगा, कमालुद्दीन गुर्ग। अब बात करते हैं साका। क्या होता है साका, जहाँ पर केसरिया तथा जौहर दोनों परंपराएं, दोनों रीति रिवाज एक साथ अपना लिए जाते हैं, ठीक है। 1301 में हमीर देव चौहान यहाँ पर क्या कर रहा है, केसरिया कर रहा है, पत्नी है रंग देवी। कहा जाता है ये पदमला तालाब में जाकर के मर गई थी और ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी माना जाता है। देखो जौहर में क्या होता है कि अग्नि के सुपुर्द शरीर को किया जाता है, परंतु जब रंग देवी की अगर बात करें तो इन्होंने पदमला नामक तालाब में जाकर के अपने प्राण दिए थे, इस कारण ये जल जौहर कहा जाता है। अब चित्तौड़गढ़ की बात करें तो रतन सिंह था जिसने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी थी जिसने जौहर किया था। सातल देव 1308 में। सिवाना की अगर बात करें तो सातल देव राजा है, चौहान है ये भी, और मेणा दे इनकी पत्नी है जिन्हें जौहर किया था। और 1311 में कानड़ दे चौहान जिन्होंने केसरिया किया तथा जेतल दे इनकी पत्नी है जिन्होंने क्या किया, जौहर किया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको याद रखने के लिए बार बार इसको रिवाइज कीजिए, प्लस आप ये कर सकते हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो। अब रणथंभौर पर आक्रमण। देखो रणथंभौर पर आक्रमण की अगर मैं बात करूं, हम थोड़ा सा जो टॉपिक डिस्क्राइब करके पढ़ने की आवश्यकता है हम उसी को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो रणथंभौर पर आक्रमण करने की बात करते हैं। हमीर द्वारा मंगोलों को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। रणमल तथा रतिपाल द्वारा रसद में हड्डियाँ तथा जल में गोरक्त मिला दिया गया और रानी द्वारा पदमला तालाब में। एक एक फैक्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है कि रसद में हड्डियाँ तथा जल में गोरक्त किसने मिलाया था, रणमल व रतिपाल ने। कहाँ पर, रणथंभौर में। रानी ने किस तालाब में जल जौहर किया था, पदमला तालाब में किया था, ठीक है। जायन दुर्ग को हमने पहले ही बात कर ली कि जायन दुर्ग को प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को जब अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है तो उसका नाम रख देता है खिजराबाद। खिजराबाद किसके नाम पर रख रहा है, तो उसका एक पुत्र है खिज्र खां नाम से, उसी को ये सुपुर्द कर देता है, उसी को दे देता है। अब कहा जाता है इतनी बड़ी रियासत उसे सम्मिलित तो नहीं थी जिसका अध्ययन हमने किया, बाद में इसका कौन करेगा, मेवाड़ का पार्ट आप एक देखिए उसमें आएगा। अब आता है सिवाना। सिवाना का जालोर का प्रवेश द्वार है पहली बात, इसलिए उस अति आवश्यक हो गया था अलाउद्दीन खिलजी को उस पर आक्रमण करना। भावले पंवार द्वारा भांडेलाव तालाब को दूषित कर दिया गया। ये सभी बातें यहाँ मैंने लिख दी है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहानी मैं सुना चुकी हूँ आपको। अब कहा जाता है कि सिवाना का नाम यहाँ पर रख दिया क्या, खेराबाद। ये तीनों नाम हैं जिनके नीचे मैंने थोड़ा अंडरलाइन भी किया है, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। ये एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब जालोर के जो जितने भी ये हैं इन पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि क्या कारण था आक्रमण करने का। मुल्तानी, कुछ व्यक्ति विशेष हैं। मुल्तानी की बात मैंने कही थी कि मुल्तानी के समझाने पर बीरमदेव दिल्ली गया था, वहाँ पर मैंने हाथी वाला प्रसंग सुना दिया कि पागल हुआ हाथी था। इस प्रसंग में कहा जाता है कि देखो मुणोत नैणसी, खुशरो तथा पद्मनाभ, ये तीनों कहते हैं कि बीरमदेव गया था बुलाने पर, परंतु फरिश्ता नाम के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि निकानर दे चौहान स्वयं गया था, ठीक है। गुलविहस्त बेगम उसकी दाइमा का नाम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब कहा जाता है बिक्का दैया ने क्या किया, गुप्त मार्ग बताया और बता करके अलाउद्दीन का साथ दे दिया। अब कहा जाता है जब जालोर में आएगा, साका हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला होती है, नाम होता है कंठाभरण।
क्या नाम होता है, कंठाभरण। ये जो संस्कृत पाठशाला होती है ना, ये भोज परमार द्वारा बनाई गई होती है। इस भोज परमार द्वारा जो संस्कृत पाठशाला होती है उसे तुड़वा करके ये तोपखाना मस्जिद बना देता है यहाँ पर। तो तोपखाना मस्जिद कहाँ स्थित है, जालोर में। इसे हम अलाउद्दीन खिलजी बना रहा है, इसलिए हम इसे अलाई मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाई मस्जिद भी कहते हैं। अब कहते हैं कि जीते जी तो फिरोजा यहाँ पर विवाह करके तो आ नहीं सकी, तो पिता ने सोचा शायद पुत्री है, जीते जी नहीं जा सकी, कोई बात नहीं, अब मरने के बाद मकबरा तो बना ही देता हूँ, ससुराल है उसका। तो फिरोजा का मकबरा उसने यहाँ पर बनवा दिया और इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया जलालाबाद। एक बात आती है कि जैसलमेर, देखिए क्रम में तो ये सबसे लास्ट में है, 5वें नंबर पर डाला है मैंने। इस पर प्रश्न भी बहुत कम आता है, परंतु फिर भी कि 1316 में जैसलमेर में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, उस समय वहाँ का शासक है मूलराज और वहाँ पर भी साका होता है। ये अलाउद्दीन खिलजी तथा राजपूत रियासतों के संबंध देखे हैं हमने, उनके साके देखे हैं हमने। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।